उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थाईलैंड का एक केस जो काफी चर्चा का विषय है। साफ तौर से एक महिला यानी कि प्रियंका नाम की युवती की मौत थाईलैंड में हो जाती है और बाथ टब में डूबने से। कई तरीके के आरोप उनके परिजन लगाते हैं। ऐसे में आज तक अब पहुंचा है आशीष श्रीवास्तव के पास, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जो प्रियंका के पति हैं। उनसे ही खुद जानेंगे इस पूरी कहानी की असलियत, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो प्रियंका के साथ थाईलैंड में मौजूद थे और उस जब मौत हुई उनकी उन परिस्थितियों में उस समय भी वो मौजूद थे। हम उनसे खुद बात करते हैं। आशीष जी, आप लोग थाईलैंड गए थे। हम जानना ये चाहते हैं पहले तो कि आपकी प्रियंका से कैसे मुलाकात हुई और कैसे शादी हुई थी, फिर हम आपसे नेक्स्ट पूछते हैं। 2017 में जब मैं एम्स में गया था, एम्स पटना में अपनी सीनियर रेजिडेंसी के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वहाँ पर। और चूंकि हम दोनों लखनऊ के थे तो हम लोगों के बीच में बातचीत हुई, एक दूसरे का नेचर अच्छा लगा और फिर बात जो है वो शादी तक आगे पहुंची। हमारी बेसिकली लव मैरिज थी और जिससे कहीं ना कहीं इनके घर वाले भी मतलब नहीं चाहते थे। तो हम लोगों की फिर खैर कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ था 3 दिसंबर 2017 को। अब एक सवाल ये आता है, जैसे जब मौत हुई, आप चूंकि थाईलैंड गए थे, क्या आपका प्लान बना थाईलैंड जाने का? सवाल ये भी है कि कई लोग कहा कि अचानक आपका प्लान बना या आप लोगों का पहले से प्लान था थाईलैंड जाने का। देखिए, सबसे पहली बात जो बार बार कही जा रही है कि मैं उसको थाईलैंड मारने के लिए ले गया था। इस एक साल, ये पहली हमारी थाईलैंड की ट्रिप नहीं थी। हम इससे पहले भी थाईलैंड जा चुके थे घूमने के लिए 2019 में, और उसके सारे फोटो, साक्ष्य और वीडियोस और टिकट्स और सब चीजें मेरे पास में मौजूद हैं। ठीक। और वहां पर भी उसने खूब एंजॉय किया था। और ना ही इस साल मैं पहली बार उसको कहीं घुमाने के लिए ले गया था। 2024 में हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गए थे। जून में मनाली घूमने के लिए गए थे। सब चीजों के मेरे पास में टिकट और फोटोज और सब होटल डिटेल सब मौजूद है। वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। हैदराबाद 2023 नवंबर में हैदराबाद में मेरी गठिया रोग की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी हम एक हफ्ते के लिए गए थे। पूरा एक हफ्ते हम हैदराबाद में रहे थे। और अभी इसी साल 2024 नवंबर में, यानी अभी से सिर्फ 2 महीने पहले, 2 महीने भी बल्कि पूरे नहीं हुए हैं, नवंबर 21 से लेकर के और 28 नवंबर तक हम बेंगलोर में भी एक हफ्ते के लिए थे। तो ये कहना कि मैं उसको प्लान करके थाईलैंड मारने के लिए ले गया था, ये कितना गलत है आप खुद समझ सकते हैं। थाईलैंड जाने से पहले हम 8 जगह साथ में घूमने के लिए गए थे। अब आते हैं घटना पर कि आखिर उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, वो घटनावार सिलसिलेवार बताइए। आखिर हुआ क्या और कैसे आपको पता लगा कि उनकी मौत हुई? जी देखिए, सबसे सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ या जो सबसे बड़ा सच जो छुपाया जा रहा है वो ये कि मेरी पत्नी ड्रिंक नहीं करती थी। ये बात अभी तक किसी ने नहीं बोली इनके घर से, जबकि इनके घर में ये बात सब लोग जानते हैं। मेरी पत्नी कोई शराबी नहीं थी, लेकिन जब भी ओकेशन कोई भी होती थी तो वो ड्रिंक करती थी। और यहाँ तक कि पिछले 2 महीने में इन्हीं के घर पे इन अपने छोटे भाई विकास, छोटा वाला दामाद के साथ बैठ करके उन्होंने कई बार शराब पी थी। 2 से 3 पैक शराब वो अक्सर पीती थी। या हम लोग कहीं बाहर जाते थे या कोई पार्टी होती थी, कहीं पे भी किसी भी तरह की गैदरिंग होती थी तो वहां पे ड्रिंक करती थी। मेरे जो मित्र लोग हैं जो SGPGI में रहते थे, हम उनके यहाँ जाते थे। यहाँ एल्डिको सौभाग्यम में भी मेरे मित्र, जहाँ हम कभी वीकेंड पे मिलने जाते थे, तो वहां पे भी वो ड्रिंक करती थी। वो सब इस बात के साक्ष्य हैं। जब हम थाईलैंड पहुंचे थे 5 जनवरी, 4 जनवरी को हम चले थे, फ्लाइट लेट हो गई थी। हम 5 जनवरी को थाईलैंड पहुंचे, पटाया पहुंचे। पहले ही दिन इन्होंने इतनी शराब पी ली थी, उत्साहित होकर के वहां जाकर के, जहां हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, वहां रेस्टोरेंट के कैमरे में सारी घटनाएं सब मौजूद हैं। ठीक है। इन्होंने इतना पी लिया था, मतलब करीब 3-4 पैक शराब इन्होंने पी ली थी कि ये अपने कुर्सी से जहां ये बैठी थी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वहां से ये गिरते पड़ते, समझ लीजिए जैसे तैसे, मैं इनको, जो स्कूटी मैंने वहां पर हायर की थी घूमने के लिए, लोगों की मदद से, लोग और वहां पे सिक्योरिटी थी उसकी मदद से मैंने इनको बैठाया स्कूटी पे और इनको आगे पटाया, बीच के पास लेकर के गया कि थोड़ी देर बीच पे बैठेंगी तो इनकी शायद ठंडी हवा से आदमी का नशा थोड़ा उतरता है। वहां पर भी इनको बुरी तरह से शराब चढ़ी हुई थी। ये बीच पे पूरा लेट गई, बैठ गई, कपड़ों में पेशाब भी कर ली इन्होंने अपने, मतलब उसी दिन? इस हद तक, मतलब बीच पे पूरे कैमरे होते हैं और वो भी इतने बड़े कैमरे होते हैं जिसमें हर घटना रिकॉर्ड होती है और वहां के लोगों ने भी ये सारी चीजें देखी हैं। वहां से इनको उठा करके मैं होटल लाया। होटल के CCTV में भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड हैं कि कैसे ये झूमती हुई पूरा जो है होटल के कमरे तक, मतलब होटल के लिफ्ट से लेकर कमरे तक गई हैं। ये वहां पे रिकॉर्ड है।
अगले दिन सुबेरे उठ करके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर बताना आपको, अगले दिन सुबेरे उठ करके इन्होंने हंसते हुए, मेरी पत्नी ने हंसते हुए ये बात अपने बहन को, अपने बहनोई को और अपने भाई विकास को वीडियो कॉल पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ये बात उन्होंने बताई कि कल ऐसा ऐसा हो गया था, मैंने इतनी ड्रिंक कर ली थी, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मतलब जो है वो ऐसे मैं गिर गई थी, और मैं भी इस बात पे हंस रहा था और वो लोग भी इस बात पे हंस रहे थे। इस बात को उन्होंने पूरी तरह से छुपा लिया और झूठ इसका ये गढ़ दिया कि एक दिन पहले भी उसको जूस में कुछ मिला करके पिलाया था जिससे वो बेसुध हो गई थी, जबकि सच्चाई ये थी कि उस दिन भी 5 जनवरी की घटना है, उस दिन भी उसने बहुत ड्रिंक किया था। अब आते हैं 6 जनवरी को। 5 जनवरी को उसने अत्यधिक ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से उसकी अगले दिन इच्छा नहीं हुई ज्यादा पीने की, उसने 1 पैक पिया और हम लोग आराम से आकर के अपना कमरे में सो गए। रोज का ये सिलसिला था कि मैं अपने बच्चे को, एक बार ये भी साथ में गई थी, एक बार नहीं भी गई थी, मैं अपने बच्चे को 5 तारीख की भी ये बात है जब इन्होंने ज्यादा पी ली थी, मैं अपने बच्चे को लेकर के, कैमरे में रिकॉर्ड है होटल के, अपने बच्चे को लेकर के उसको चिप्स और जूस खिलाने और आम फल वगैरह खिलाने के लिए लेकर जाता था, क्योंकि बच्चे को खाने के लिए वहां पे चीजें नहीं। रोजाना आप जाते थे शाम को? जी जी, हम 2 ही दिन हुआ था हमको पहुंचे हुए, जिसमें एक दिन मैं गया था उसको लेकर के अपने बच्चे को, और फिर वापस आ जाता था। इनको बाथटब पसंद था, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पसंद थी। एक बहुत बड़ा आरोप जो लगातार झूठ बोला जा रहा है कि मेरी पत्नी वो पानी से डरती थी, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन हम पहले घटना आपसे पूछ लेते हैं। हाँ वो जरूर पूछिएगा। तो 5 जनवरी को भी मैं अपने बच्चे, इनको होटल में छोड़ करके, जब इन्होंने बहुत पी ली थी, ये सो गई होटल में, मैं अपने बच्चे को लेकर के और खिलाने पिलाने के लिए गया था और आधे घंटे बाद वापस आ गया, और ये घटनाक्रम होटल के कैमरे में मौजूद है, होटल स्टाफ ने भी सारी चीजें देखी हैं। 7 जनवरी को भी हुआ ये कि हम लोग उस दिन बहुत जगहों पर घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे डॉल्फिन शोज वगैरह होते हैं और अंडर वाटर वर्ल्ड, टाइगर पार्क वगैरह, इन्होंने थाई मसाज वगैरह भी कराया, तो हम लोग बहुत थक गए थे। तो उस दिन इनका प्लान ये हुआ कि हम लोग बाहर नहीं, मतलब घटना के दिन की बात बताएं। दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 7 जनवरी की, कि हम लोग बाहर ड्रिंक नहीं करेंगे, रास्ते से ही कुछ ले चलते हैं, कुछ स्नैक्स ले चलते हैं और होटल में ही आराम से पियेंगे। 1 पैग इन्होंने बाहर पिया था और उसके बाद आके मेरे साथ में इन्होंने 1-2 पैग और पिए, और पीने के बाद फिर इनको बाथटब बहुत पसंद था। ये जब भी होटल बुक करता था, मैं कभी होटल पसंद नहीं करता था, हमेशा यही पसंद करती थी, क्योंकि घर में किसी के बाथटब होता नहीं है, और ये हमेशा कहती भी थी इस बात को कि हमारे कभी अपना बड़ा घर होगा तो उसमें हम एक बाथटब जरूर रखेंगे। और बमुश्किल 5-7 मिनट बस ये सोने से पहले, जैसे एक व्यक्ति अपनी थकान मिटाने के लिए गर्म पानी में लेटता है शौक में, ये बस बाथटब में थोड़ी देर अपना लेटती थी और लेट करके फिर अपना उठ करके चली आती थी। 7 जनवरी को भी जब इन्होंने शराब पी ली, 2-3 पैग इन्होंने करीब पिए थे, मैंने भी पिया था, तो इन्होंने बोला कि अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर ऐसे या तो लेटूंगी या तो बाथटब में जाकर के रेस्ट करूंगी। ये घटना कितने बजे की? ये करीब मुझे लग रहा है 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा। बेटा आपका सो रहा था? नहीं, बेटा जाग रहा था, बेटा हमारे साथ ही सोता था, चाहे हम जितना भी लेट सोए। बेटा ने कुछ खाया भी नहीं था। तो रोज की तरह मैंने यही बोला कि ठीक है तुम रेस्ट करो, अपना जो भी करना है करो, और मैं जो है बेटे को तब तक कुछ, वो चिल्लाने लगा जैसे ही उसको भूख लगी, क्योंकि भूख हम लोग तो पी लिया था, खा लिया था, स्नैक्स तो हमारे पेट में तो कुछ था, लेकिन बच्चा तो भूखा था, उसको भूख लगी, तो उसने फिर वही बोला कि मुझे पापा चिप्स जूस। तो मैंने कहा ठीक है मैं उसको खिला करके ला रहा हूँ। ये बेड होता है होटल में, बेड के बगल में एक सोफा होता है जिस पर बैठ करके ये पी रही थी, ठीक वहां पर ही पूरा ये बेसुध सी पड़ी हुई थी। तो मैंने इनको उठा करके, पूरा हाथ से इनको कस के पकड़ के उठा करके और बिस्तर पे लिटाया। तो फिर ये बोले कि नहीं मैं थोड़ी देर बाथटब में लेटूंगी, थोड़ा सा मेरी उतर भी जाएगी, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, फिर मैं सो जाऊंगी। मैं कहा ठीक है मैं अपने तब तक प्रिशु को खिला करके ला रहा हूँ नीचे से। मैं प्रिशु को लेकर के गया और करीब उसको खिलाकर, मतलब बच्चा है धीरे धीरे जूस पीता है, खाता है, उसको लाने में, और कुछ मैं भी बियर ले आया था पीने के लिए अपने लिए। तो जब मैं वापस रूम में लौटा, रूम की 2 चाबी होती हैं, एक तो अंदर लगी रहती है और एक मेरे पास थी, जो मैं बाहर से मैंने रूम ओपन किया। जैसे ही मैंने रूम ओपन किया, मैं अपना आगे, बाथरूम का दरवाजा तो बंद था, मैं अपना आगे गया। दरवाजा अंदर से बंद था? बाथरूम का नहीं, वहां पे सर दरवाजे में चटकनी नहीं होती, वहां के दरवाजे में स्लाइडर होते हैं। तो एक बार अखबारों में मैं देख रहा हूँ लिख रहा है कि दरवाजा तोड़ करके घुसे, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं, चीज में बिल्कुल गलत है। वहां के दरवाजे में चटकनी नहीं होती बाथरूम में। तो मैं जब कमरे के अंदर घुसा अपने बच्चे के साथ में, मैंने एक बार आवाज लगाई प्रियंका प्रियंका, तब जब कोई जवाब नहीं आया, तब मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा कि जवाब क्यों नहीं दे रही है बाथरूम में। तो मैं दौड़ के गया, तो मैंने देखा कि ये बाथटब में, मैंने दरवाजा खोला, ये बाथटब में पूरा यहाँ तक, सर तक इस तरीके से, मतलब पानी यहाँ तक था करीब इनके, और बाल पूरा यहाँ पर। मैं तुरंत समझ गया कि ये पानी लगता है ये इनके नाक में या मुंह में चला गया और इस वजह से पानी में सरक गई हैं। मैंने तुरंत, जो सिक्योरिटी स्टाफ था, सबसे पहले तो मैंने पानी ड्रेन किया कि जो पानी है वो पानी हट जाए, हाँ पानी वहां से निकल जाए। अपनी तरफ से मैंने बहुत कस के हिलाया। बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि थोड़ा सा किसी को अगर आप स्टिमुलेट करें तो
उसमें जान आ सकती है, तो मैंने इनको थोड़ा सा कस के हिलाया, मतलब बाथ टब में ही कस के अच्छे से इनको झझोरा, क्योंकि इतना शरीर भारी होता है कि आप अकेले इतने बड़े बाथ टब से किसी को निकाल नहीं सकते। लेकिन इनका जब कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, पानी निकालने के बाद आपने झंझोरा था कि पानी के नहीं, समय? पानी निकल रहा था, लेकिन मैं इनको तुरंत झचोर रहा था साथ साथ में। लगातार मैंने काम कम से कम 2 मिनट किया होगा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ सांस हो तो वो आ जाए। फिर जब इनका कोई रिस्पांस नहीं लगा तो मैंने तुरंत जो है नीचे भागा अपने बेटे को लेकर, क्योंकि मैंने 0 नंबर डायल किया वहां पे, तो किसी ने फोन उठाया नहीं रिसेप्शन पे। तो मैं भागा, मैंने समय ना वेस्ट हो, भाग करके तुरंत नीचे जो वहाँ स्टाफ था उसको, जो सिक्योरिटी थी, होटल के मैनेजर के जो लोग थे, वो सब मेरे साथ में ऊपर आए, तुरंत व्हील चेयर लेकर के आए, और हम सब लोगों ने मतलब इनको निकाला बाहर। बाहर निकालने के बाद भी मैंने एक आध बार कोशिश करी, मतलब इनको स्टिमुलेट करने की, थोड़ा सा सीपीआर देने की कोशिश भी करी, छाती पे हाथ रख के थोड़ा दबाने की, लेकिन मुझे लगा कि इसमें मुझे अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, अगर अस्पताल पहुंच जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा तुरंत। और इस दौरान पूरा होटल स्टाफ मेरे साथ में था, वहाँ होटल की सारी चीज? जी 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 जी, वो होटल स्टाफ मेरे साथ में था। ये सारी घटना मेरे रूम की है। होटल स्टाफ की मदद से मैंने इनको तुरंत व्हील चेयर पर बैठाया, और व्हील चेयर पे लेकर के हम इनको नीचे भागे। थोड़ी देर हमने एम्बुलेंस का इंतजार किया, जब एम्बुलेंस आने में देर लगी तो मैंने रिक्वेस्ट करी होटल स्टाफ से, बल्कि होटल स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। उन्होंने तुरंत बोला, सर आप हमारी गाड़ी लीजिए और इनको हॉस्पिटल लेकर के जाइए। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाना है सबसे पहले। बगल में थोड़ी दूरी पर पटाया इंटरनेशनल हॉस्पिटल था, वहां हम इनको लेकर के पहुंचे। उन्होंने तुरंत इनको इमरजेंसी में अंदर एडमिट किया। वहाँ उन्होंने मुझसे पैसे भी जमा कराए, 10,500 रुपीज, जो वहाँ रिसीट होगी, वहाँ पर रिकॉर्ड, हॉस्पिटल में भी उस चीज़ का रिकॉर्ड होगा कि वहाँ पर इनको प्राइमरी उन्होंने ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी। अब मुझे तो उन्होंने तुरंत बाहर कर दिया, क्योंकि वहाँ के कानून बहुत सख्त होते हैं। उन्होंने मुझे तुरंत वहाँ से बाहर कर दिया, लेकिन मैं देख रहा था दूर से कि उन्होंने सांस की नली डालने की कोशिश करी और सीपीआर दिया, छाती पे कंप्रेशंस, लेकिन 5-7 मिनट की कोशिश के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर, ये इनकी डेथ हो चुकी है और आपको अब यहीं पर रुकना होगा, हमको पुलिस को बुलाना होगा। उन्होंने तुरंत पटाया पुलिस को बुलाया, पटाया पुलिस आई। उन्होंने तुरंत इनके शरीर के सारे कपड़े, मतलब वैसे तो थे ही नहीं क्योंकि ये बात टप पे थी, इनकी अलट पलट करके पूरी फोटोज ली। मुझसे जो उनको जानकारी चाहिए थी कि आप किस होटल में रुके थे, क्या घटनाक्रम, उन्होंने मुझसे पूछा। मेरा पासपोर्ट तुरंत मंगवाया, मेरा पासपोर्ट अपने पास में रख लिया कि जब तक अब हम आपसे नहीं कहेंगे आप कहीं नहीं जाएंगे, आप अपने रूम में भी नहीं। होटल के जो मैनेजर्स थे वो भी वहां पर आ गए। उन्होंने मुझसे बोला, सर यू कैन नॉट लीव द होटल, और आप अपने कमरे में भी नहीं जा सकते हैं। जो मेरा कमरा था वो भी उन्होंने सीज कर दिया कि आप अपना सामान भी नहीं ले सकते, कोई खाने पीने की चीज भी वहां से नहीं उठा सकते जब तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। केवल आप बच्चे का जो कपड़ा है या बच्चे का जो दूध है वो आप ले सकते हैं। तो बस बच्चे का दूध लेकर के उन्होंने मुझे दूसरा रूम एक नीचे दे दिया होटल में, तो उस रूम में मैं रुका। इस दौरान खैर पुलिस मुझे लगातार कॉल करती रही, अपनी गाड़ी में बैठा करके पुलिस वाले कभी एक जगह से दूसरी जगह थाने में जाना, बयान दर्ज करना, मतलब जो उनकी अपनी कार्रवाई थी ये फॉर्मेलिटीज थी वो कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। और उसके बाद पोस्टमार्टम की बात आई? हाँ, इस दौरान उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि अब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। हमारे यहाँ 2 तरह से पोस्टमार्टम होता है, एक फिजिकल पोस्टमार्टम होता है और एक डिटेल पोस्टमार्टम होता है। दोनों पोस्टमार्टम होंगे, और जब तक आपको यहाँ से बैंकॉक पुलिस नहीं आपको क्लीन चिट देती आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ, उन्होंने साफ साफ बात मुझसे बोल दी थी। इंडियन एम्बेसी में भी उन्होंने बात करी, इंडियन एम्बेसी में भी उससे यही कहा कि आप उनका पूरा सहयोग करिए, जैसा बैंकॉक पुलिस, पटाया पुलिस बोल रही है, आपको उनको पूरा सहयोग करना पड़ेगा जब तक कि वो आपको क्लीन चिट नहीं देते। ठीक, तो इसके बाद जैसा वो कहते रहे मैं वहां पे करता रहा। तो आप कितने दिन फिर इस तरीके से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में वहां रहे? 2 दिन सर, 48 घंटे से ज्यादा का टाइम पूरा उन्होंने लिया। और इस दौरान मैंने अपने पिताजी को, उसी सबसे जरूरी चीज, जिस वक्त उन्होंने ये डेड डिक्लेयर कर दिया मेरी वाइफ को, मैंने तुरंत सबसे पहला फोन अपने घर पे, ना मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, रात में मैंने करना ठीक नहीं समझा, मैंने अपने बहनोई को फोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और प्रियंका की डेथ हो गई है। दूसरा फोन अपनी जिम्मेदारी समझी, मैंने सबसे पहले इनके पिताजी को फोन किया, बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया, उनकी डेथ हो गई है। और मैंने अपने पिताजी से भी बोला, मेरे पिताजी ने अगले दिन की ही मतलब फ्लाइट कराई कि हम आ रहे हैं। मैंने बोला बच्चा मेरे साथ में है, मैं अकेले नहीं सब कुछ संभाल पाऊंगा, क्योंकि उसको लेकर हर जगह दौड़ना, दूसरा देश, ना वहाँ कोई हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, और ना वो कोई कॉपरेट करते हैं। दूसरे देश में सर कोई कॉपरेट नहीं करता आपके साथ में, वो अपना जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करते हैं, अपनी चीजें पूरी करते हैं। तो मेरे पिताजी ने तुरंत इनके पिताजी को बोला कि हम लोग अगले रात की फ्लाइट से जा रहे हैं बैंकॉक, आप हमारे साथ में चलिए, आपके टिकट का पैसा हम दे देंगे। आपको पटाया से बैंकॉक ले गए थे क्या? हाँ, पहले पटाया, फिर पटाया से बैंकॉक। तो मेरे पिताजी ने इनके पिताजी को, सत्यनारायण शर्मा जी को,
फिर से सुनिए, जो बात अभी तक इन्होंने किसी को नहीं बोली, कि ये बोला कि हम आपका टिकट करा देंगे, आप हमारे साथ में चलिए और सारी चीजें साथ में चल के देखिए आप भी। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी से उनकी बात हुई थी कि क्या वजह, मेरा मन नहीं कर रहा है और हम नहीं जाएंगे। आप लड़की के फादर हैं, आपको चलना चाहिए। चलिए हमारे साथ, ये ना हो कल को कि हमने वहाँ जाके कुछ भी किया गड़बड़, आप देखिए चल के और वहाँ पूछिए। लेकिन उन्होंने नहीं मना कर दिया? उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। आपको इतना इन्वेस्टिगेशन दिन यहाँ पे लगा और फिर उस दौरान आपका बच्चा कहाँ पे रहा? सर, मेरे कंधे पे बैठा रहा मेरा बच्चा, उसका दूध का बैग, उसका खाने का सामान अपने कंधे पे लेकर के और अपने बच्चे को कंधे पे बैठा करके वहां के सरकारी अस्पताल में घुमा हूँ साहब मैं। 36 घंटे घुमा हूँ अकेला, उस जगह पर जहां पर कोई किसी की ना बात सुनता है, ना किसी को कोई भाषा समझता है। वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था बालामऊ, जहां पर अपनी पत्नी की बॉडी खोजने में मुझे आधा घंटा लग गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे कोई भाषा तक नहीं समझता आपकी। बड़ी मुश्किल से मुझे वहां पर एक लड़का मिला जो इंग्लिश समझता था, वो मुझे मेरी पत्नी की बॉडी तक ले गया, आप इसे आइडेंटिफाई करिए। इन लोगों ने इंसानियत तक का परिचय नहीं दिया। चलिए, आप परेशान नहीं। दूसरी चीज ये है कि जब आप वहां से आ गए वापस, कब आपको वहां से बोला गया आने के लिए? पुलिस ने क्या कहा? इन्होंने सबसे बड़ा आरोप मेरे ऊपर, जो हर अखबार में हर मीडिया में उछाला जा रहा है, कि ये पत्नी को बाथटब में छोड़ करके, डूबता छोड़ करके भाग आए वहां से। ये कितना गलत है। आप विदेशी धरती पे जाकर किसी को एक थप्पड़ मार करके भाग करके देखिए, आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। जब उनके इन्वेस्टिगेशन पूरे हो गए, उनका पोस्टमार्टम पूरा हो गया, जो उन्होंने मुझे बताया, और बैंकॉक पुलिस ने, वहाँ की फॉरेंसिक पुलिस ने और इंडियन एम्बेसी ने मुझे ये क्लियरेंस दे दिया कि हाँ, हमको इसमें अब कोई ऐसा फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, कोई इसमें हमको गलत कृत्य नजर नहीं आ रहा है, तो आप अपनी पत्नी की बॉडी का क्या करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया इस चीज का कि आप यहीं पे क्रीमेट करना चाहते हैं या फिर आप इंडिया ले जाना चाहते हैं। हमारी भी यही इच्छा थी कि हम अपनी पत्नी की बॉडी को वापस अपनी धरती पर लेकर के आएंगे, और इनके पिताजी का भी यही कहना था। लगातार वो भी उन सब इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में थे, उन्हें सारी जानकारी थी। उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, पोस्टमार्टम के बाद हमारी बिटिया की बॉडी को यहाँ पे लाया जाए। मैंने तुरंत 3 लाख रुपए, 1 लाख थाई बात, 1,02,000 थाई बात वहां पे जमा किए। उस एजेंसी को, जो एजेंसी बॉडी ट्रांसफर करती है, वहां से रिसिप्ट ली, और उन्होंने मुझे ही सिर्फ ये अधिकार दिया कि आप ही जो है इस बॉडी को रिसीव इंडिया जाकर के कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो रसीद मेरे पास में थी और मेरे नाम से पत्नी गई थी, तो मैं ही उसकी बॉडी रिसीव कर सकता था। उसमें एक नियम ये भी होता है, जो आप एयर इंडिया कार्गो में जाकर के पता कर सकते हैं। वो लोग बॉडीज को तब लोड करते हैं जब बॉडी रिसीव करने वाला व्यक्ति अपने देश वापस पहुंच चुका हो। वो पहले इस चीज को कंफर्म करते हैं। उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि सर, आप इंडिया आ गए हैं, आप इंडिया आ गए हैं तो हम यहाँ से बॉडी लोड करेंगे। मैंने जब उनको बोला कि हाँ, मैं इंडिया आ गया हूँ, तब उन्होंने वहां से बॉडी लोड करी। मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बॉडी यहाँ आकर के रिसीव करने के लिए पहले आया था, भाग करके नहीं आया था। उन्हीं लोगों ने मुझसे बोला था, इंडियन एम्बेसी ने मुझसे बोला, और जो लोग, जो रिपाट्रिएशन एजेंसी होती है, जो बॉडी ट्रांसफर करती है, उनके निर्देशानुसार मैं अपनी पत्नी की बॉडी यहाँ रिसीव करने के लिए पहले आया था, ना कि भाग करके, जो बार बार बोला जा रहा है कि आप भाग करके आए हैं। वहां पर क्या आपको क्लियरेंस दी गई पुलिस के द्वारा? क्या कहा गया? क्योंकि ये बताया गया कि पोस्टमार्टम 2 हुए, एक अभी विस्तार रिपोर्ट सुरक्षित रखी गई है, ये भी कहा गया। आपको उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? मैंने जब, उन्होंने, देखिए वो लोग इतना बात नहीं करते हैं, उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि हमने अपनी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन करना था कर लिया है, और हमको इसमें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, तो आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से आपको एनओसी है। उन्होंने मुझे डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, बॉडी ट्रांसफर की कॉपी, जो पैसा मैंने बॉडी ट्रांसफर के लिए जमा किया था उसकी कॉपी, इंडियन एम्बेसी का जो क्लियरेंस था, सारी जो भी उनके मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया कि हम आपको कॉपी दे रहे हैं इसकी, लेकिन आप जब इंडिया पहुंचेंगे तब आपको इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पत्नी का पासपोर्ट जो है बॉडी के साथ में रिसीव होगा। और ये सारे पेपर्स सिर्फ मेरे पास में नहीं थे, लगातार इस चीज की सारी जानकारी सत्यनारायण शर्मा जी को भी थी, मेरे ससुर को, जो इस बारे में कोई बात नहीं बोल रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है, कहा गया कि जो आपकी पत्नी थी उनको पानी से बहुत डर लगता था, और ये उनके आरोप उनके फादर ने बताया है, और ऐसे में बाथटब में नहाने की बात बिल्कुल भी कतई उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाथटब में नहाए, और आपने जो पीने की बात बताई वो तो अलग ही। तो ये कहानी किस? दोनों चीजों का मैं आपको इतना सटीक जवाब दूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ठीक, मेरे मित्रों में जिनके साथ बैठकर मेरी पत्नी ने शराब पी है, ना जाने कितनी बार,
उन सबके मैं आपको फोन नंबर और नाम दे सकता हूँ, वो सब आपको सही बात से अवगत कराएंगे कि वो पीती थी या नहीं पीती थी। खुद अपने घर में ये सत्यनारायण शर्मा जी रोज शराब पीते हैं। इनका छोटा भाई, इनका जो बेटा है लगभग वो भी रोज शराब पीता है, और सबसे ज्यादा शराब पीता है इनका छोटा दामाद। जे इन दोनों ने ही मिलकर के, विकास और मयंक, मेरी पत्नी को सबसे ज्यादा शराब पीने की आदत डाली। आप ये समझ लीजिए कि 24 अक्टूबर 2024 को इनकी माता जी का देहांत हुआ था। उसके बाद से लेकर भी कम से कम 10 बार इन लोगों ने अपने घर पे शराब पी है, मेरी पत्नी को बैठा करके। अब आती है दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि मेरी पत्नी को पानी से डर लगता था। आप अगर फोटो देखना चाहें तो फोटो देख लें, और अगर मुझसे कुछ लेना चाहें सबूत में तो ले लें। 2019 में हम थाईलैंड गए थे। वहां मेरे पास सारी फोटोज हैं, वीडियोज हैं। वहां पर मेरी पत्नी ने सारे वाटर स्पोर्ट्स किए थे, बनाना राइड, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, जो सबसे खराब माना जाता है, जिसमें स्पीड बोट के ऊपर पैराशूट बांध करके सेलिंग की जाती है। मेरे पास उसके फोटोज हैं, मैं आपको उसके फोटोज उपलब्ध कराऊंगा। और सुनिए, 2018 में हम लोग ऋषिकेश गए थे। वहां 10 किलोमीटर की गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग मेरी पत्नी ने करी थी। उसकी भी फोटोज मेरे पास में मौजूद है। और ना तो कह रहे कभी वाटर पार्क नहीं गई और ना ही कभी पानी से इस तरीके से बात। सबसे बड़ा झूठ है। मेरे पास फोटोज मौजूद हैं, आप मेरे से फोटोज लीजिए। पिछले साल जुलाई या जून के समय में हम लोग वाटर पार्क गए थे, आनंदी वाटर पार्क। आप वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए या मेरे से फोटोज लीजिए। आनंदी वाटर पार्क की फोटोज का तो मैंने मग में फोटोज बनवा करके लगवा रखी हैं। और जो मोबाइल पुलिस के पास है प्रियंका का, उसमें भी वाटर पार्क की फोटोज है। मैं, प्रियंका और मेरा बेटा 3 साल का, हम तीनों आनंदी वाटर पार्क 2023 जून या जुलाई के टाइम पे गए थे। अब आप बताइए ये कितना बड़ा अनर्गल गलत आरोप है कि जो लड़की पानी से, आप कह रहे हैं कि वो लड़की पानी से डरती थी, वो लड़की रिवर राफ्टिंग करती थी, वो लड़की पैरासेलिंग करती थी, वो लड़की जेट स्कीइंग करती थी, वो लड़की वाटर पार्क जाती थी। एक आरोप है आप पर कि जब ये विवाद आपका पत्नी से चल रहा था, आपके परिवार से चल रहा था, किसी और लेडी को लेकर भी कई तरीके के एफआईआर भी इससे पहले हुई थी एक, और उसको लेकर भी कहीं विवाद, तो माना जा रहा था कि आप उसको मार पिटाई भी हुई, यानी कि इसमें आपने प्रताड़ित करने एक तरीके से आरोप लगा। जी देखिए, मैं आपको इस घटना की पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरह की चीजें हर परिवार में पति पत्नी के बीच में होती रहती हैं, लेकिन मेरे उसके बीच में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मुकदमा दर्ज हुआ था, वो मेरे और इसकी छोटी बहन के पति मयंक के बीच में मारपीट जो मेरे घर में हुई थी, उसकी वजह से हुआ था। वो इसलिए नहीं था कि आपने कुछ ऐसा गलत किया हो जिसको उनके परिवार को ऑब्जेक्शन हो। वो इस तरह की बातें करते थे, वो लोग इस तरह की बातें करते थे। और ये देखिए, इस तरह की आशंकाएं और विवाद हर परिवार में होता है, हर पति पत्नी में होता है। लेकिन वो मुकदमा इस चीज को लेकर नहीं था, वो मुकदमा मारपीट को लेकर था। और मारपीट मेरे और इनके छोटे वाले दामाद मयंक और इसके भाई विकास, उनके बीच में हुई थी। वो उस चीज का मुकदमा दर्ज है, आप चाहे तो उसकी कॉपी भी निकाल। दूसरा उन्होंने दिखाया, बताया कि एक आपने इतनी तरीके से मारा कि कान के पर्दे फट गए और एक हाथ टूट गया, इस तरीके के फोटोग्राफ्स दिखाए। सर, वो जो भी फोटोग्राफ चाहे दिखा सकते हैं, मुझे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। आरोप जब कोई लगाने पर आता है, जब कोई व्यक्ति ये झूठ बोल सकता है कि मेरी पत्नी, मेरी जो बेटी है वो पानी से डरती थी, और मैं आपको क्या क्या चीजों के सबूत देने को तैयार हूं, आप खुद भी निकलवा सकते हैं। और ये कह रहा है कि मेरी बेटी शराब नहीं पीती थी, तो वो व्यक्ति किस हद तक जाके झूठ बोल सकता है, आप खुद भी समझ सकते हैं। मुझे इस बारे में कोई जवाब ही नहीं देना। वो तो अब कुछ भी कहेंगे कि मेरी बेटी को लाठी से मारा, डंडे से मारा, उसकी नाक तोड़ दी, उसका हाथ तोड़ दिया। आप बताइए, अगर मैं उनकी बेटी का नाक तोड़ रहा था, हाथ तोड़ रहा था, तो क्या वो बेवकूफ से अपनी बेटी को मेरे घर में रोके हुए थे? और एक सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई होगी, जब 2022 में ये केस वाली बात हुई थी, मारपीट वाली, तो मैंने अपनी पत्नी के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल किया था। मैंने ये तय किया था कि नहीं, मैं अब इनके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। उस डिवोर्स की कॉपी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप जब भी कहेंगे। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझसे बोला कि मेरा छोटा बेटा है, हम दोनों के इस केसबाजी के चक्कर में या डिवोर्स के चक्कर में उसकी जिंदगी सफर हो जाएगी। तब मैंने वो केस वापस लिया, वो केस रद्द करवाया। अब आप बताइए, जो एक बार डिवोर्स का केस फाइल कर चुका हो और वापस उसने केस लिया हो, वो भला अपनी पत्नी को क्यों मारेगा? एक पर्सनल महिला को लेकर भी आरोप ये लगा रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से ही ऐसी हमारी बेटी की हत्या की जा सकती है और की गई है, मतलब इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि वो कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहते थे इस तरीके। मैंने आपको उसी चीज का भी जवाब दिया। मैं तो छुटकारा पा चुका था, मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया था, और डिवोर्स फाइल करने के बाद मैंने खुद वापस लिया है। तो ये तो आरोप पूरी तरह से गलत है। जो व्यक्ति 2 साल पहले खुद ही डिवोर्स फाइल करके खुद ही डिवोर्स वापस ले रहा है, वो अब ये काम क्यों करेगा?
मैं तो तभी डिवोर्स फाइल कर चुका था। एक सवाल था कि बच्चे से भी बात नहीं करने दिया गया और कहा गया कि वो नहीं बात करेगा वहां पर, और इस तरीके की हो सकता है उसको कोई जानकारी हो उस इंसिडेंट की, उस घटना की, जो अपने उनको शेयर कर सके, इस वजह से उसको छुपाया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ये वजह नहीं है। मैं सबसे ज्यादा इस बात से आहत हूं कि इनके परिवार ने एक बार भी मुझसे, आप खुद इस बात को बताइए कि किसी के साथ ऐसी घटना हुई है, एक बार भी उन्होंने मुझसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा। वो एक बार मेरे पास आते, मुझसे बात करते, मुझसे पूछते कि बेटा क्या हुआ है, और फिर उनको मेरे पर भरोसा नहीं होता तो वो, मैं उनके साथ खुद चलता कि आप दोबारा पोस्टमार्टम कराइए, आपको विश्वास नहीं है आप केस फाइल करिए। इन्होंने मेरे से एक बार बात करना जरूरी नहीं समझा, अपनी उसी बच्चे से एक बार मिलना तक जरूरी नहीं समझा, जबकि हम इनको फोन पे लगातार, तो रिकॉर्डिंग करते होंगे अपने फोन की, बोलते रहे कि आप पापा मिलने भी नहीं आ रहे हैं, आप मिलने भी नहीं आ रहे हैं, प्रिशु तक को देखने नहीं आ रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हम इनको मिलने नहीं दे रहे। आप बताइए मैं इनको किस मुंह से मिलने दूं? फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर बच्चे से मिलना है तो आप मेरे घर पर आइए। मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, पिछले 5 दिन से उसको बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने मिलने से मना किया था। वो भी मेंटल ट्रॉमा से सफर कर रहा है, अपनी माँ को ढूंढता है। और दूसरा, मुझे इस बात का डर भी है कि इनकी जो बेटी है संध्या और इनका जो बेटा है, ये लोग मेरे बच्चे के दिमाग में तरह तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी भर सकते हैं। तो अगर इनको मिलना है, मुझे आपत्ति नहीं है। वो नाना है, वो मिलना चाहे आप मेरे घर में आइए, आप मिलिए, आपको जितनी देर मिलना है मिलिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। मैंने नहीं रोका। उस दिन जब मेरी पत्नी का शव आया था तब मैं बहुत आहत था, और तब जब ये मेरे बच्चे को गोद में लेने के लिए आए तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं मिलने दूंगा उन लोगों से जिन्होंने एक बार उसका हाल तक पूछना जरूरी नहीं समझा। इसलिए मैंने उस दिन मना किया था, मैं आज मना नहीं कर रहा हूँ। आप आइए मेरे घर में आकर के मेरे अपने बेटे उससे मिलिए सामने। आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, कई तरीके के जो आरोप लगे हैं, हत्या तक की बात कही है, तो क्या ऐसे हालात बने कि इस तरीके से आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं इस केस में जिस तरीके से वो चाहते हैं जांच हो, तो आप कितना चाहते हैं कि इस केस में जांच हो और सारी चीजें क्लैरिटी से निकल कर? मैं जिस दिन से सर वापस आया हूँ इंडिया, और मैंने अखबार का पहना पन्ना पलटा है और अपने बारे में ये सब चीजें सुनी है, इन लोगों के आरोप सब सुने हैं, मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। पुलिस आई है, मैंने पुलिस से भी यही बोला है, सर जो डॉक्यूमेंट मुझको वहां से मिले हैं, जो क्लियरेंस मुझे वहां से मिला है, सारी कॉपी मैंने पुलिस को तुरंत उपलब्ध करा दी। पुलिस जो भी अपनी जांच प्रक्रिया कर रही है, मैं उसमें पूरा सहयोग दे रहा हूं और आगे भी दूंगा। इन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बोला, हमारे घर में या मैंने किसी भी ने भी उस चीज को एक बार भी रेजिस्ट नहीं किया। ये 2 बार 3 बार 5 बार जितने बार, मैंने ये तक कहा कि आप 6 बार पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, आप 6 बार करा लीजिए। हम आपके हर काम में पुलिस की हर कार्रवाई में हम पुलिस के साथ हैं, हमें उस पर पूरा भरोसा है। सवाल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी, लोगों में भी है कि आप बीइंग अ डॉक्टर, आप हर चीज को जानते हैं, तो जब वो इस तरीके से उस पोजीशन में डेथ के लगा आपको है, तो क्या आपको पहले से ये लग सकता है कि आप इस स्थिति में अगर व्यक्ति आता है तो क्या आपको करना है या नहीं करना है? कहने का मतलब है कि आप पे ऊपर ये आरोप भी लग रहे हैं कि डॉक्टर होने के नाते आप कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं खिलाने को जिससे कि वो स्लो पॉइजन की तरह काम करे और इस तरीके की कहीं ना कहीं डेथ हो जाए। इसी चीजों को जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, इसी चीज को जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। एक मृत शरीर नहीं बोल सकता, उसके पीछे की चीजों को जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। शायद कुछ ऐसी मेडिसिन हो जो पोस्टमार्टम में ना आए, मतलब ये भी ये सर सिर्फ एक मजाक है, ऐसा कभी नहीं होता। आप मेरी तो बात छोड़िए, आप किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट या किसी भी डॉक्टर से जाकर बात पूछ लीजिए, जहां से चाहें, कि क्या ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो फिर पोस्टमार्टम होने का कोई मतलब ही नहीं होता। थाई गवर्नमेंट ने भी इनका पोस्टमार्टम किया, वहां पे भी इनको कुछ ऐसी चीज नहीं मिली, यहाँ पे भी पोस्टमार्टम हुआ है, तो जो चीजें होंगी अपने आप सामने आएंगी। अभी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके खिलाफ पूरा मामला है, यहाँ भी दर्ज हुआ है, आरोप लग रहे हैं लगातार आपके ऊपर, जो न्यायिक व्यवस्था कहती है मैं उसमें उनका पूरा साथ दूंगा। मैं कुछ नहीं चाहता, सच्चाई सामने आए। मैं बस इतना चाहता हूं सर कि ये जो मेंटल ट्रॉमा मैं फेस कर रहा हूं मीडिया ट्रायल की वजह से, ये बहुत गलत है। और कोई ऐसा आरोप जिससे आप ये क्लियर करना मीडिया चाहते ट्रायल जो मेरे साथ में हो रहा है सर, ये बहुत गलत है। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश में ये है कि जब तक पत्नी जीवित है तब तक आप बहुत अच्छे हैं, अगर उसका पैर फिसल गया तो आप तुरंत हत्यारे हो जाते हैं। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें बाथटब में डूब कर किसी की मौत हुई हो। मेरी स्वयं की एक बैचमेट है जिनसे मेरी कल ही बात हो रही थी, मेरी स्वयं की बैचमेट है, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर पुलिस कहेगी तो मैं बिल्कुल उनसे बात भी करवाऊंगा। वो भी ड्रिंक करके जकूजी में नहाने के लिए गई थी और लगभग मरते हुए बची हैं। उनको लोगों ने हाथ पकड़ के वहां से निकाला है। जब उनको मेरे घटनाक्रम का पता चला और मेरे ऊपर लगे हुए आरोपों का पता चला तो उन्होंने फोन करके ये बात तुरंत मेरी बहन से उन्होंने बात करी और उन्होंने बोला कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, ये होता है लोगों के साथ में।
अगर व्यक्ति ड्रंक है और अचानक से उसके नाक में या मुंह में पानी चला जाए और वो हल्के फुल्के शरीर का है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, तो ये होता है। एक सवाल था, सोशल मीडिया पर कोई फोटो वीडियो नहीं अपलोड हुए जब वो वहां पे गई थी, उनके परिवार का मानना है किसी तरीके के, तो वो चीजें क्या दबा के रखी गई थी या ये प्लानिंग के तहत था इस तरीके से ना अपलोड करना? एकदम झूठा आरोप है सर। मैं आपको अभी सारे के सारे फोटोज भेज रहा हूँ। हम लोग जहां भी घूमने जाते, थाईलैंड हम 5 तारीख को पहुंचे थे, 6 तारीख को रहे, 7 तारीख को रहे। एक एक फोटोज मैंने खुद अपने घर के फैमिली ग्रुप पे, और इनके घर के फैमिली ग्रुप पे डाले हैं, और ये सारे फोटोज मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, या जो चाहे पुलिस जो चाहे मेरे से फोटोज ले ले। 5 तारीख को हम थाईलैंड में घूमे हैं, 6 तारीख को घूमे हैं और 7 तारीख को घूमे हैं। एक एक फोटो और एक एक वीडियो आप अभी मुझसे लेकर के जाइएगा, और इनके परिवार के पास भी है। ये सिर्फ ये झूठ बोल रहे हैं सर। एक एक फोटो मेरे पास में है, और मेरी पत्नी ने बीच पर पूरा चलते हुए वहां की फोटोज और वीडियोज अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए होंगे। उनकी आदत थी, और उन अपने स्टेटस पर भी उन्होंने सारे फोटोज डाले थे जो उनके मित्रों ने देखे हैं, मेरे घर वालों ने देखे हैं। मतलब एक एक फोटो शेयर की गई है, और अभी भी मेरे पास मेरे फोन में वो फोटोज हैं जो मैं आपको अभी तुरंत उपलब्ध कराऊंगा। अभी आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं सर, जो पुलिस चाहती है, जो न्यायिक व्यवस्था चाहती है, मैं अपने देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ में हूँ। वो अपने संतुष्टि के लिए वो जो चाहे करें, मैं अपनी पुलिस के साथ में हूँ। बस मैं उन चीजों का आरोपों का जवाब देना चाहता था जो मैंने आपको एक बताया कि मेरे पर आरोप लगा, हर कोई लगा रहा है कि पत्नी का शव छोड़कर भाग आया। बिल्कुल गलत बात है सर। मैं अपनी पत्नी के शव को वापस लाने के लिए पैसा जमा करके, उसकी रसीद लेकर, और इंडियन एम्बेसी के कहने पर शव को रिसीव करने के लिए अपने देश वापस आया था, क्योंकि वो शव सिर्फ मैं ही रिसीव कर सकता था, और इस देश में कोई वो शव रिसीव नहीं कर सकता। और शव भी वहां से तभी भेजा जाएगा जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। पहला आरोप। दूसरा, जो इनकी बेटी ने एक दिन पहले 5 तारीख को मेरी पत्नी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, और ये बात अपने घर वालों को बताई थी। उस चीज को छुपाने के लिए इन्होंने झूठ बोला कि जूस में उसको कुछ मिला करके पिला दिया। ये दूसरा आरोप था। दूसरा, ये उसको थाईलैंड घुमाने ले गया था मारने के लिए। तो मैंने अभी आपको कितनी जगहों के नाम गिनाए, जिसका सारा सबूत मैं मानवाधिकार आयोग में और पुलिस को सबको उपलब्ध कराऊंगा कि इतनी जगहों पर मैं इससे पहले घूमने के लिए गया था, जहाँ के सारे फोटोज भी मेरे पास में मौजूद हैं। जो लोग हमें वहां पर मिले थे, मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग मिले थे, डॉक्टर्स मिले थे, वो सब हमसे जिनकी मुलाकात हुई थी, वो भी आपको बताएंगे कि हमारे बीच में किस तरह की ट्यूनिंग थी। ठीक। इसके बाद इन्होंने आरोप लगाया कि प्रियश को जो है वो मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव हैं। साफ तौर से जो आरोप इन पर लगे, क्योंकि कहा गया कि थाईलैंड ले जाकर मौत की गई, यानी कि हत्या की गई, इस तरीके की आरोप लगे, जिनका साफ तौर से जवाब देते हुए उन्होंने एक एक बात को बताया कि किस तरीके से वह अपनी पत्नी को थाईलैंड लेकर गए, और वहां से जो ये घटनाक्रम हुआ, जो ये इंसिडेंट हुआ, उसको लेकर ये पूरा परिवार खुद भी न्याय चाहता है कि इस पे क्लैरिटी सामने आए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव,